अ, शांति। आज 3 अक्टूबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 3 अक्टूबर 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी वैल्यूज के ऊपर है। आज की मुरली में जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज आई है और एक गुह्य राज भी बाबा ने बताया है, उसको हम देखेंगे शॉर्ट में। वैल्यूज आज की मुरली में आई है। सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस, जिसके ऊपर आज की मुरली का गीत है। दूसरी वैल्यू आई है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो है क्लैरिटी, स्पष्टता। तीसरी वैल्यू जो आई है, जो गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों के लिए और हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम अंग्रेजी में कहते हैं डिटैच एंड लविंग, न्यारा और प्यारा। और चौथी वैल्यू है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। पांचवी वैल्यू हम ले सकते हैं, वो है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, वर्तमान या प्रत्यक्ष फल। एक एक पॉइंट बहुत डीप है। और जब ये बात आई है कि सतयुग में बहुत महाराजाएं होते हैं, मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज के मुरली में जो गीत है उससे। क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं उनमें मैं देखता हूँ कि पेशेंस समाप्त होते जा रहे हैं, इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। पेशेंस के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस समय मैं देख रहा हूँ जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, तो भाई बहनों के संकल्पों की गति भी बढ़ते जा रही है। इवन बिल गेट्स ने जो किताब लिखी हुई है उसका नाम भी है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। थॉट के लेवल पर देखो, लौकिक के लोग भी सोचने लगे हैं, एट द स्पीड ऑफ थॉट कह रहे हैं। तो विचारों की गति बढ़ते जा रही है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हरी वरी एंड करी। हरी, हरीनेस हर एक को जल्दी होते जा रही है, क्योंकि विचार जब फास्ट चलते हैं तब आपको ऐसे लगता है कि आपके पास समय बहुत कम है। और विचारों की स्पीड या गति धैर्यवत होती है, तो आपके पास काफी समय होता है। हमारा बिजनेस इंडस्ट्री का एक प्रोग्राम है, पावर ऑफ फ्यूचर करके। बहुत सुंदर कार्यक्रम है बिजनेसमैन्स के लिए। तो उसमें हमारे बाबा के एक बहुत सिकिल्दा बच्चा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। भाई साहब का नाम है निज़ार, निज़ार भाई। अफ्रीका के हैं, लेकिन बहुत कंपनियों में सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, नामी ग्रामी कंपनियों में। और वो कहते हैं कि मैं इतने कंपनियों का सीईओ, फिर भी मेरे पास बहुत टाइम है। अभी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कोई व्यक्ति इतने कंपनियों का सीईओ होने के बाद अगर कहता है मेरे पास बहुत टाइम है, तो वो मेंटली फ्री है तभी ये कह सकता है। मैं ये बात को कनेक्ट करना चाहूँगा हमारे भारत के या देश विदेश के भाई बहनों के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम है,
तो चेक करना चाहिए कि मेरे संकल्पों की गति कैसे है, क्योंकि समय मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। समय मूवमेंट के साथ जुड़ा, जो हम दिन और रात कहते हैं, एक्चुअली दिन और रात जो 24 घंटा होता है, जब पृथ्वी पूरा अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसको दिन और रात कहते हैं। तो वो मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात, ये भी मूवमेंट है। तो जब मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, तब समय एक्सपांड होता है, माना बढ़ता है। जब मूवमेंट फास्ट होती है तो समय कम हो जाता है। आप इसको महसूस करें। आइंस्टाइन को ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब हमारा बहुत परम प्रिय मित्र बहुत सालों के बाद मिलता है तो हम कहते हैं टाइम फ्लाइज, कब समय बीता पता ही नहीं चला। और जब हमारे पास ऐसा विषय होता है, बोरिंग व्यक्ति होता है, तो हम देखते हैं कि समय पास नहीं हो रहा है। जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे कहते हैं कि लेक्चर बोरिंग है, तो वो घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं और उनको लगता है ये कब समय जाएगा और कब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक्चुअली वो फिक्स है समय। लेकिन कुछ लोगों के साथ समय फास्ट चला जाता है, कुछ लोगों के साथ बहुत दूर हो जाता है। तो समय कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करता है, सिकुड़ता है और फैलता भी है। अभी ये क्या है? ये मन की अवस्था का रिफ्लेक्शन है, मन की अवस्था है ये। तो ये इम्पेशंस को मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि लोग चलते चलते धैर्य को छोड़ देते हैं, खास करके जिनके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, समस्या है, विघ्न है। तो वो मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। कॉमन लोग पेशेंस छोड़ते हैं वो जब उन्हें इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी क्यू में खड़े हैं, आजकल तो सब जगह पे क्यू होती है। हम फ्लाइट में इसलिए जाते हैं कि हमारा समय बचे। फ्लाइट में भी मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग फ्लाइट से ट्रैवल करने लगे हैं, पहले बहुत कम करते थे। तो अभी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होने के कारण मैं देखता हूँ घुसने से ही लाइन रहती है। छोटे एयरपोर्ट पे तो पूछो ही मत, बहुत टाइम लगता है। फिर अंदर आप लगेज स्क्रीन करो, वहां पर भी लाइन लगी हुई है। फिर आप बोर्डिंग पास लेने जाओ, वहां पर भी लाइन लगी हुई है। फिर सिक्योरिटी में भी लाइन लगी हुई है। और जब बोर्ड करते हैं उस वक्त भी लाइन है, हर जगह पे लाइन है। ट्रैफिक में भी लाइन लगी हुई है, कहाँ पे लाइन नहीं है? तो यहाँ पर लोगों का ना पेशेंस, मैं देखता हूँ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। इम्पेशंस और एंगर का कनेक्शन है गहरा। जब हम पेशेंस या धीरज को छोड़ते हैं तो गुस्सा आता है, और कोई हमारे कार्य में विघ्न डालता है तो भी लोग इम्पेशंस और गुस्सा कर देते हैं। बाबा आज मुरली में धैर्यता को इसलिए कह रहा है, धीरज को, कि चलते चलते बाबा के बच्चे भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है और विघ्न कम नहीं हो रहे हैं, समाधान दिखाई नहीं देता है। बाबा कह रहा है कि बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आएंगे, आप धीरज रखो। लेकिन वो धीरज समाप्त हो जाता है। तो पेशेंस के बारे में अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है कि पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, बट द एबिलिटी टू हैव गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। माना पेशेंस, धीरज माना राह देखना नहीं, लेकिन राह देखते समय आपके श्रेष्ठ संकल्प है या नहीं, ये चेक करना। तो धीरज धर मनवा, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। ये बाबा धीरज दे रहा है, क्योंकि चलते चलते धीरज समाप्त हो जाता है। इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, ये खुद के साथ बात करना है।
मैनेजमेंट में स्टोरी बताती है, एक माँ डिपार्टमेंटल स्टोर में अपनी छोटी बच्ची को लेके गई है और वो बच्ची बहुत मस्ती कर रही है, सुन नहीं रही है। तो बार बार वो माँ कह रही है, क्या कह रही है कि मेरी कंट्रोल योर सेल्फ, मेरी कंट्रोल योर सेल्फ, माना मेरी अपने आप को कंट्रोल करो। तो बहुत वो हंगामा कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही है और बार बार कह रही है कि मेरी कंट्रोल योर सेल्फ। तो वहां पर भाई बहनों ने देखा, जो भी मॉल में आए थे, कि ये कितना प्यार से समझा रही है, जरा भी गुस्सा नहीं कर रहे। क्योंकि दूसरा कोई होता तो डांट लगा देता, मार मार दे सकता था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कर रहे। तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप कितना कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, जबकि ये बच्चा बच्ची इतना तकलीफ दे रही है। तब उस माँ ने कहा, मेरा खुद का नाम है, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज धीरज धर मनवा, अपने साथ बात करना चाहिए। मैं इसके ऊपर सेशन लेता हूँ कि सेल्फ टॉक, आपका सेल्फ टॉक क्या है, दिन भर में आप अपने आप से क्या बात कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन क्या करता है कि आपको जागरूक करता है अपने बारे में, कि आपका सेल्फ टॉक क्या है थ्रू आउट द डे। तो चेक करना चाहिए, मेरा थ्रू आउट द डे सेल्फ टॉक क्या है। तो दिन भर में हम अपने आप को, अगर आप क्रिटिकल है, जो अपने आप को स्वीकार नहीं करते, तो वो डांटते रहते हैं अपने आप को, तेरे से गलती हो गई, तेरे से गलती हो गई, तू तो लायक ही नहीं है, ये निगेटिव कमांड है। कल मुझे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में ये प्रश्न पूछा, जब मैंने फॉरगिवनेस के ऊपर बात किया, क्षमा भाव, और हो पोनो पोनो करके एक मेथड है, हवाईयन प्रेयर, बहुत डीप है। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से समझाऊं गहराई में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के कोर को उन्होंने टच किया हुआ है। तो जब मैं ये प्रेयर के बारे में बात कर रहा था कि 4 स्टेप में आप अपने सभी रिश्तों को हील कर सकते हैं, जख्मों को भर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई, आपका शुक्रिया, और मैं आपसे स्नेह रखता हूँ। ये 4 बातें अगर आप दिल से उस आत्मा को आंखों के सामने लाके कहते हो, तो आप अपने सभी जख्मों को भर सकते हो। तो मुझे प्रश्न पूछा, सर आप जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है कि किक वॉक है, लेकिन हम जानते हैं कि माफ करना बहुत कठिन है। हमसे माफ किया नहीं जा रहा है लोगों को। हमको ऐसे नहीं कि ये बातें पता नहीं है, हमको पता है, लेकिन हमसे माफ करना होता नहीं है। कारण क्या है? तो मैंने उनको कहा, हम दूसरों को माफ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने खुद को माफ नहीं किया है। ये बहुत 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 गहरी बात है। हम दूसरों को माफ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने खुद को माफ नहीं किया है। अभी अगला प्रश्न, हम खुद को क्यों नहीं माफ कर रहे? क्योंकि मेरी बिलीफ सिस्टम है, मेरी मान्यता है कि गलती हो गई मतलब सजा मिलनी चाहिए। तो जो दूसरों को माफ नहीं करता, वो एक्चुअली उनको सजा देना चाहता है। क्योंकि हमको चारों तरफ मूवीज में वगैरह यही सिखाया जाता है कि बदला लेना चाहिए, न्याय करना चाहिए। तो न्याय करने के लिए हम सजा देने को जाते हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत गहराई से अच्छी तरह से इसके ऊपर मनन चिंतन करके समझना चाहिए कि जब आप दूसरों को सजा देने जा रहे हो, तब आप खुद सजा भुगत रहे हो। ये भी समझना और स्वीकार करने में बहुत समय जाता है। जैसे कई लोग गुस्सा करते, फॉर एग्जाम्पल, है ना, किसी को बुरा कहते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते, तब वो खुद सजा भुगत रहे होते हैं। गुस्सा करना माना दूसरों की गलती की सजा खुद भुगतना। गुस्सा करना माना हम खुद जहर पीते हैं और हम सोचते हैं कि दूसरा मर जाए। अभी जहर हम पी रहे हैं, अभी ये लिटरल है, इट इज नॉट मेटाफोरिकल। माना ये कोई काव्यात्मक भाषा नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि आज हमारे पास डेटा है, मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि जब आप गुस्सा करते हो, आपके अंदर पॉइजन तैयार होता है।
इसको समझना, बाबा ने ये सब बताया हुआ है। बाबा काम विकार को जहर कहता है, विष। विष देना बंद करो, ये भगवान का डायरेक्शन है। अभी भगवान इसको विष क्यों कह रहा है? विष से तो व्यक्ति मर जाता है, एग्जैक्टली ये होता है। काम और क्रोध दोनों कनेक्टेड है, इसको अच्छी तरह समझना। भगवत गीता दूसरे अध्याय में 62nd एंड 63rd वर्स, सेकेंड चैप्टर 62nd 63rd वर्स, कामात क्रोधो भी जाए थे, हमने ये देखा है कई बार। तो ये हमारे अंदर क्या तैयार करता है? मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये हमारे अंदर कॉर्टिसोल को पैदा करता है, एड्रेनालिन को पैदा करता है एक्सेसिव अमाउंट्स में। और जिसके बॉडी में ये हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स, वो ईज में नहीं रह सकता, वो डिस ईज में रहेगा। और ये क्रोनिक सफरिंग है, क्योंकि अंग्रेजी का एक शब्द है क्रोनिक हॉस्टिलिटी, माना बहुत पुराना गुस्सा है, भरा पड़ा है। अभी रिसेंटमेंट करके एक और शब्द है अंग्रेजी का, रिसेंटमेंट। तो रिसेंटमेंट का अर्थ क्या है? कि बार बार उन बातों को याद करके अपने गुस्से को बढ़ाना। समझो आपको लगता है किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो उस बात को बार बार याद करते हैं और अपने गुस्से को बढ़ाते रहते हैं। ये रिसेंटमेंट बहुत डेंजरस इमोशन है, क्योंकि ये कैंसर को पैदा कर सकता है। तो ये सब बीमारियां कैसे हुई? ये पॉइजन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो कहने का मेरा भाव ये है, ये नफरत शब्द आज के मुरली में आया है, और ग्रहचारी, ये दोनों शब्द बहुत डीप है। मैं पेशेंस के साथ इसको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस नहीं है वहां पे एंगर होगा। नफरत इज अ टाइप ऑफ एंगर। हमने पहले भी देखा है, व्हेन यू हेट समवन यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। जब आप किसी का तिरस्कार करते हैं, आप पहले से ही हार चुके होते हैं। इसको भी समझने में बहुत टाइम जाता है। अभी मैं किसी का तिरस्कार करता हूं, मैं कैसे हार गया? इन इंग्लिश देर इज अ सेइंग, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू आर एंग्री फॉर 1 मिनट यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस। जब आप 1 मिनट गुस्सा करते तो आप 60 सेकंड खुशी के गवा देते हैं, लॉस आपका हुआ है। तो नफरत नहीं करना है किसी से भी। अभी होता क्या है, नफरत कैसे पैदा होती है, इसको अच्छी तरह समझना। नफरत हम किससे करते हैं? तो जो हमें पसंद नहीं आता। क्यों नहीं पसंद आता है? क्योंकि उसका कुछ ऐसा बिहेवियर है, उसका बर्ताव है जो मुझे पसंद नहीं आता है, और मैं समझता हूँ कि उसके वजह से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे दुश्मन है, मेरी राह में कांटे बो रहे हैं। अभी इसको भी बहुत अच्छी तरह समझना है। कबीर का एक फेमस दोहा है। कबीर कहता है, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। एक सिंपल जुलाहा जो चादर बुन रहा है, उसके पास इतना ग्रेटेस्ट विजडम है। वो कहता है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से दोस्ती भी नहीं है, मैं सबकी खैर मांगता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो भगवत गीता ने भी कहा है, कि आपका कोई दुश्मन है ही नहीं बाहर। अगर आप अपना दुश्मन देखना चाहते हो तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, आपको अपना दुश्मन दिखाई देगा। हमारे दुश्मन हमारे निगेटिव विचार है। इस वाक्य को बोल्ड में लिख दो अपने सामने, हमारे दुश्मन हमारे निगेटिव विचार है। इसको समझना और स्वीकार करना, इसमें भी टाइम जाता है। नफरत नहीं करनी है किसी से, क्योंकि प्रिंसिपल को समझ लो। जो बीज आप बो रहे हैं, उस बीज का पेड़ भी आएगा। बीज कहाँ बो रहे हैं? तो मैं संकल्प कर रहा हूं मेरे मन के अंदर, है ना। समझो मुझे कोई पसंद नहीं है व्यक्ति, अभी उसके प्रति मैं नफरत अपने मन के अंदर पैदा करता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर, इसको देखते ही गुस्सा आता है, इसको देखते ही ऐसे लगता है इसको मार दो। अभी ये देखते ही गुस्सा वाला क्या है? मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो भी है गुस्सा आ जाता है। तो ये बीज कहाँ गिर रहा है? ये मेरे मन की धरनी के अंदर गिर रहा है। तो पेड़ और फल कहाँ आएंगे? मेरे मन की धरनी में आएंगे। तो नुकसान मेरा हुआ।
बाबा बहुत सिंपल शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देता है। इसलिए बाबा कह रहा है बच्चे तोड़ निभाओ, माना तोड़ निभाओ, माना तोड़ो मत, आपको निभाना है। जैसे हम रिलेशनशिप में हमेशा कहते हैं कि प्यार करना अलग है, प्यार निभाना अलग है। आजकल की जनरेशन कहते हैं आई लव यू, लेकिन लव को निभाते नहीं है। जैसे ही अवगुण दिखाई देते हैं रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो बाबा तोड़ने को नहीं कह रहा है, क्योंकि बाबा को पता है ये कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए आप फलाने घर में गए हो, आपको पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार ऐसे ही नहीं मिले हैं। बगैर कर्म किए हम किसी घर में जाते नहीं है, कोई बच्चे हमारे घर में आते नहीं है, इसका अकाउंट होता है। तो अगर समझो मैंने अकाउंट क्लोज नहीं किया, तो वो कहीं जाएगा नहीं, फिर से आएगा जब तक आप फाइल क्लोज नहीं करोगे। ये वैसे ही है कि किसी ने आपको एसएमएस भेजा है, आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया, आप कहते हैं मेरे को तो आया ही नहीं कोई मैसेज, बट जब भी आप मोबाइल खोलोगे वो एसएमएस बाहर खड़ा ही है, वो आपके अंदर प्रवेश करेगा। तो अगर हमको किसी से ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं तो वो रिटर्न आ रहा है हमारे पास, हमने जो भेजा था उसका रिटर्न। तो हमको उसको तोड़ निभाना है, कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। अभी कई बार इसमें थोड़ी बहनें माताएं या भाई पकड़े जाते हैं, क्योंकि अकेले ज्ञान में चलते हैं, सपोर्ट नहीं होता है, कहते हैं हम चलना तो चाहते हैं लेकिन हमारे घर वाले हमको रहने नहीं देते, सहन करना है, बाबा की श्रीमत है, पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए, रोने से कुछ नहीं होगा। हमको युक्ति से चलना चाहिए, जितना हो सके स्वमान में रहे, युक्ति से चले। लास्ट में फिर कोई ऑप्शन नहीं रहा, देन यू कैन टेक अ मेजर डिसीजन, लेकिन तब तक आपको न्यारा और प्यारा बन के चलना है, और तभी हमारा वाह वाह निकलेगी। बाबा ने कहा वाह वाह कब निकलेगी, विजय का डंका कब बजेगा? तो बाबा ने जवाब दिया जब ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी। अब ये ग्रहचारी शब्द मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगा। ग्रह होते हैं, ग्रह किसको कहते हैं? संस्कृत में ये जो प्लैनेट घूम रहे हैं, है ना, शुक्र है, राहु केतु, ये जो भी ग्रह है इनका इफेक्ट आता है। अभी ग्रह का इफेक्ट कैसे आता है? कोई व्यक्ति मारता है तो हम समझ सकते हैं, ग्रह आके हमको मार कैसे रहे हैं? तो ग्रह माना इनका मैग्नेटिज्म होता है, इनका फोर्स होता है। तो वो मैग्नेट का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे ये तत्वों का मैग्नेटिज्म होता है, वैसे व्यक्तियों का भी मैग्नेटिज्म होता है। हर एक का एक मैग्नेट होता है, ऑरा होता है, वो हमको प्रभावित करता है। जैसे किसी स्थान का भी एक एनर्जी होता है, आप किसी स्थान पर जाते हो, आप डिस्टरबेंस फील करते हो, कई स्थान पर जाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये वहाँ का मैग्नेटिज्म है, शायद वास्तुशास्त्र इसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहीं और गहरी बात कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। ये ग्रह कहीं बाहर नहीं है। ये ग्रह हमारे मन के अंदर ही है। हिंदी में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने उसके प्रति अपने मन में ग्रह या ग्रंथि बना ली है, और जब तक ये ग्रह मेरे मन के अंदर है तब तक ये पेपर आता रहेगा। इसी को ग्रहचारी कहते हैं। ग्रहचारी और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं मातृदोष है, पितृदोष है, इसका दोष है, उसका दोष है, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता है। और इसी के ऊपर ये हवाई प्रेयर काम करती है, हो पोनो पोनो। उस डॉक्टर हेन ने और कुछ नहीं किया, क्रिमिनल्स थे जिन्होंने बड़े बड़े गुने किए थे, उन्होंने केवल उनकी फाइल देखी, ना वो किसने कोई काउंसलिंग किया, वो अपने ऑफिस में बैठ के उनके इमोशंस अपने में देख के उसको हील करता था बस। और उसका ये एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर ही चला, और उससे वो लोग ठीक हो रहे हैं ना, उन लोग। हाउ हाउ डीप दिस फीलिंग इज, आप इसके ऊपर चिंतन करना। उसने अपने अंदर वो रिफ्लेक्शन देखा,
जो क्रिमिनल्स में था, और सभी क्रिमिनल्स को उसने ठीक कर दिया कुछ लोगों को छोड़ के। और ये लैंडमार्क स्टडी बन गई। और इसके ऊपर जो विटल करके एक ऑथर है, उन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखी है, जीरो लिमिट्स करके। तो ये बहुत डीप बात बाबा कह रहा है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से चिंतन करना। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतना हम अपने प्रति स्पष्ट होते जाएंगे। हम हमेशा चाहते कि दूसरे बदले। मैनेजमेंट स्टोरी। नए फ्लैट में कपल गए, उनके सामने दूसरा फ्लैट था। अभी नाश्ते पे बैठे पति पत्नी, और पत्नी कह रहे देखो उन लोगों के कपड़े कितने गंदे हैं। वो जो लेडी है वो कपड़ों को धोती भी नहीं है। एक दिन सुना, दो दिन सुना, पत्नी बोलते कितने गंदे हैं, देखो आज के कपड़े भी कितने मैले हैं। तब पति ने कहा आपको कैसे पता? बोला वो क्या कांच में से दिखाई दे रहा है? तो पति ने कहा ये कांच को साफ करके देखा, तब पता चला कपड़े तो साफ थे लेकिन ये कांच के ऊपर धूल बैठी हुई थी। तो हमारे ग्लासेस है जिसके ऊपर धूल बैठी हुई है, हमारी दृष्टि में धूल है, तब हमको वैसे दिखाई देता है। तो जितनी क्लैरिटी आएगी तो पता चलेगा ये सब ग्रह मेरे अंदर है, और मुझे मेरे अंदर के ग्रहों को क्लियर करना है। जितना ये गहराई में हम जाएंगे अपने अंदर, उतना ये क्लैरिटी आती जाएगी, स्पष्टता आती जाएगी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेवार हूँ। और जिम्मेवारी से श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी, और तभी वाह वाह निकलेगी और विजय का डंका बजेगा। मेरे कुछ संकल्प है जो मैं रोज अमृत वेले करता हूँ, और रात को सोने से पहले करता हूँ, और दिन भर में जब भी टाइम मिलते हैं ये संकल्प मेरे अंदर चलते रहते हैं, जो मुझे सफलता का अनुभव कराते हैं। कर्म हमारे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सफलता का आधार कर्म के साथ है। तो वो संकल्प फिर कभी मैं सुनाऊंगा किसी और सेशन में। आज एक गुह्य बात आई है, आप चिंतन करना इसके ऊपर। बाबा ने कहा सतयुग में भी महाराजाएं होते हैं, बहुत महाराजा होते हैं। शिव भगवान हुआ, आज एक होता है महाराजा, उसके नीचे राजा होते हैं, उसके नीचे साहूकार, फिर रॉयल प्रजा, प्रजा चांडाल, ऐसे। तो सतयुग में बहुत महाराजा होते हैं। मैंने एक विश्व महाराजन एक है लक्ष्मी नारायण, पर उसके साथ और भी महाराजा होते हैं। तो ये चिंतन का सब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर चिंतन करना। आज बाबा ने कहा जो चार धर्म है उसमें एक का टांग टूटा हुआ है, माना देवी देवता धर्म का, बाकी तीनों है। लेकिन तीनों में जो बुद्धिस्ट धर्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियन है, तो बाबा ने कहा तीनों में क्रिश्चियन स्ट्रांग है, क्योंकि इस समय विश्व के ऊपर वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, और उनसे हमको राजाई मिलने वाली, ये भी राज बाबा ने बताया। इम्पोर्टेंट बात मुझे जो आजकल लगा कि प्रत्यक्ष फल, मैंने पहले भी कहा, एक बार मैं सेशन ले रहा था और मैं सत्युग की महिमा वर्णन कर रहा था कि हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत सुख होगा। वहां ना डॉक्टर होगा, ना वकील होगा, ना पुलिस होगा, सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, किसी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो जैसे ही मैं वर्णन कर रहा था, सामने सभा में एक भाई बैठा था, उसको इतना गुस्सा आया और वो खड़ा होके उसने कहा किसने देखा है सतयुगी, अभी की बात करो, अभी हमको इतना दुख है, हम क्या करें। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने उसको एक्नॉलेज किया, और मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं सहमत हूँ। और परमात्मा हमको यही बता रहा है कि संगम युग पर जो श्रेष्ठ मत के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करते हो उसी को प्रत्यक्ष फल मिलता है। वो लोग समझते हैं कि मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन बाबा कह रहा है इस अंतिम मर जीवा जन्म में आपके हर कर्म की सफलता का फल प्राप्त होने का वरदान आपको मिला हुआ है। इसलिए भविष्य का इंतजार नहीं करते रहो, अभी अभी करो और अभी अभी पाओ। इसको कहते हैं रचयिता का रचना से बार, अभी अभी करो अभी अभी पाओ। इसको लिख के लेना, अभी अभी करो अभी अभी पाओ। अभी अभी आप बैठे बैठे पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को इमर्ज करो,
और उन सभी आत्माओं के लिए दिल से दुआ करो कि परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर इनके दुख दूर करो, ये सभी सुखी हो जाए। आप देखना, जितना आप ये दिल से करेंगे उतना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दे रहे विश्व के प्रति अनकंडीशनल, दृढ़ रहे इसमें, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। हर कदम में बाप को फॉलो करते रहे, ये ब्रह्मा बाप की नेचुरल स्टेज थी। हम भी इस स्टेज का अभ्यास करेंगे, इस अवस्था का संकल्प ऐसे करेंगे तो हम भी संपन्न बन जाएंगे। चलते फिरते अपने को समझना है, मैं एक्टर हूँ, ड्रामा के पट्टे पर अचल हूँ और मुझे अभी वापस घर जाना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन के वापस घर जाना है। तो आज पूरे दिन भर में हम एक ही बात कहेंगे कि पेशेंस रखो, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। धैर्य रखो, प्रैक्टिस करो, धैर्य रखो, प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मुझे सबसे तोड़ निभाना है, रिश्ते तोड़ने नहीं है लेकिन मोल्ड करना है, डिटैच एंड लविंग रहना है। मेरी विजय निश्चित है क्योंकि मैंने सबके अपने मन के अंदर जो ग्रह थे उसको निकाल दिए हैं और हर क्षण मैं सफल कर रहा हूँ, श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रह रहा हूँ, तो मेरी विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।